मेरे बहुत प्यारे साथियों, सहपाठियों, आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेहरा क्लासेस पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान विषय की तैयारी कर रहे हैं। जिसके लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, जिसका नाम है सिंघम बैच, जिसमें हम राजनीति विज्ञान विषय की आपको ए टू जेड पूरी तैयारी कराएंगे। आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे और राजनीति विज्ञान विषय के रूप में विषय पे आपकी जो पकड़ होनी चाहिए, जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है, उस पे आपकी पकड़ बन सके। इसलिए आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं और केवल परीक्षा के लिए बल्कि इंटरव्यू में भी इससे आपको बहुत मदद मिल सकती है ना, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, जिनमें अभी आज के हमारे जो विचारक है उनका नाम है थॉमस हॉब्स। तो आगे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या राजनीति को लेकर थॉमस हॉब्स ने विचार दिए हैं, राज्य की उत्पत्ति को लेकर थॉमस हॉब्स जी क्या कहते हैं, या मानव स्वभाव को लेकर इन्होंने क्या कहा है, क्या है इनका यांत्रिक भौतिकवाद, क्या महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी है, और जो भी इनसे संबंधित चीजें हैं, जो थिंकरों पे इनके कमेंट है ना, जो हमारे विषय के लिए बहुत जरूरी है, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या विचार रहे हैं थॉमस हॉब्स जी के। तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे जीवन चरित्र या जीवन परिचय। क्या होता है जब आप किसी भी विचारक को या व्यक्ति को या जब थिंकर को पढ़े, चाहे राजनीति में हो या किसी भी विषय में हो, तो हमें थोड़ा सा उनके जीवन का एक बहुत संक्षेप में या छोटे रूप में अध्ययन कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। हमको पता चल जाता है कि जो फला व्यक्ति है, आखिर उनके विचार ऐसे क्यों है और क्यों उनने ऐसी बातें कही है ना। तो हम संक्षिप्त में या छोटे रूप में देखते हैं थॉमस हॉब्स को, पढ़ते हैं इनके जीवन चरित्र को। तो देखिए, था हमारे जो थॉमस हॉब्स जी हैं, इनका जन्म हुआ था लगभग 5 अप्रैल 1588 में। इंग्लैंड में हुआ था। माल्मेसब्री नामक जगह पर, मतलब मालबरी जगह में इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था जब इनका जन्म हुआ था, तब जो है स्पेन की जो जल सेना थी, उसने ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया था। तो इसे कहा जाता है अरमाड़ा का युद्ध, क्योंकि जो स्पेन का जहाजी बेड़ा था उसका नाम था अरमाड़ा, तो इसी के नाम पर इसको अरमाड़ा का युद्ध कहा जाता था। तो स्पेन की सेना ने ब्रिटेन पर आक्रमण कर दिया था। इसके बाद में जब हॉब्स बड़े हुए तो ब्रिटेन में गृह युद्ध छिड़ गया। गृह युद्ध मतलब कि आपस में जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन में बहुत सारे गुटों में संघर्ष होने लगा है ना, एक अराजकता की स्थिति पैदा होने लगी ब्रिटेन में। इसी के साथ साथ जो प्यूरिटन क्रांति है, ब्रिटेन में प्यूरिटन क्रांति शुरू हो गई। प्यूरिटन क्रांति क्या है, जैसे देखो, वहां पे जो एक समुदाय का नाम है प्यूरिटन, है ना, उसने अपने धार्मिक अधिकारों के लिए या राजशाही के विरोध में एक क्रांति शुरू कर दी। तो बहुत युद्ध का समय था जब थॉमस हॉब्स का जन्म होता है। इनका जन्म एक सामान्य गरीब परिवार में हुआ था। इनके जो पिता थे एक तरीके से पादरी थे, है ना, जो चर्च में जाकर प्रेयर कराने का काम करते थे। और इनके पिता का किसी से विवाद हो जाने के कारण उनको बाहर रहना पड़ा ब्रिटेन से। तो इनका जो पालन पोषण है इनके चाचा के द्वारा किया गया, है ना। हॉब्स शुरू से बहुत तेज बुद्धि वाले व्यक्ति थे। अंग्रेजी के साथ-साथ कई विषयों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। बहुत सारी भाषाएँ जानते थे, जैसे लैटिन भाषा हो, ग्रीक भाषा हो, फ्रांसीसी, इटालियन से लेके इंग्लिश भाषा बहुत अच्छे से हॉब्स हमारे जानते थे, है ना। हॉब्स है, इसके अलावा क्या हुआ जब ये थोड़े बड़े हुए तो वहाँ के जो उस समय के शासक थे जिनका नाम था चार्ल्स स्टुअर्ट, है ना, उनके जो राजकुमार थे इनके ट्यूटर बन गए, मतलब उनको पढ़ाने लगे एक तरीके से। और इसी बहाने से उन्होंने उनके साथ राज संरक्षण में संपूर्ण यूरोप का भ्रमण किया। तभी क्या हुआ, जब ये यूरोप का भ्रमण कर रहे थे तो इनकी मुलाकात गैलीलियो से होती है। गैलीलियो जो उस समय के वैज्ञानिक थे, हमारे भूगोल से संबंधित, मतलब ग्रह तारे इन सब का अध्ययन कर रहे थे, गतियों का अध्ययन कर रहे थे गैलीलियो। तो इनकी जो हॉब्स जी है, इनकी मुलाकात होती है गैलीलियो से। और ये रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति सीखते हैं, किससे, हमारे गैलीलियो से। इस पद्धति में क्या होता है, जैसे कि बहुत व्यवस्थित तरीके से समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की जाती है। आगे समझेंगे इस पद्धति को कि आखिर क्या होती है ये रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति, है ना। इसके बाद में क्या हुआ, इनमें गणित के प्रति या विज्ञान के प्रति बहुत रोचक एक तरीके से रुचि उत्पन्न हुई। बहुत ज्यादा इनको इंटरेस्ट आ गया गणित में और विज्ञान में। इन्होंने इसी समय क्या किया था, एक यूक्लिड नामक व्यक्ति था, उसकी पुस्तक से एक थ्योरम को सॉल्व किया था। तो इन्हें और ज्यादा रेखा गणित आदि विषय में, ज्यामिति में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। अ, एक समय और इनके समय एक घटना घटी कि इस समय ब्रिटेन में दो तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक लेवलर्स आंदोलन है जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहा था,
वहीं दूसरा डिगर्स आंदोलन था, जिसमें क्या आर्थिक समानता की बात की जा रही थी, है ना? तो इस तरह की चीजें और परिस्थितियां थी जब हॉब्स का जन्म हुआ था। इस तरीके से फिर समय आता है 1679, जब हॉब्स की मृत्यु हो जाती है। इनका पूरा जीवन देखें तो एक बुद्धिमान किस्म के व्यक्ति थे, एक तरीके से शंकावादी व्यक्ति थे और एक मानववादी व्यक्ति थे। ये अपने जीवन में बहुत परिश्रम किया करते थे और उनके जो जीवनी लेखक है, जो व्यक्ति हुए जिनका नाम है जॉन ऑने, इन्होंने क्या किया है, इनके जीवनी लिखी है। उसमें इन्होंने बताया है कि कहीं ना कहीं हॉब्स बहुत लंबी जिंदगी जीना चाहते थे। उसके लिए डेली व्यायाम करते थे, पहाड़ पर बहुत तरीके से चढ़ते थे और पहाड़ से उतरते थे। इस तरह की बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते थे, है ना? इन्हें मृत्यु से बहुत डर लगता था। किसी विचारक ने इस पे कहा भी है कि जीवन में बहुत दार्शनिक रहे, पर मृत्यु के प्रति जो इनका दृष्टिकोण था एक तरीके से अदार्शनिक था, है ना? फिर हॉब्स ने सबसे बड़ी जो देन है राजनीतिक विज्ञान के विषय में, जिसके लिए हम इनको पढ़ते हैं, महत्व देते हैं, वो है कि इन्होंने जो राजनीति है, राजनीति को गणित के तरीके से समझने की कोशिश की। मतलब कि ज्यामिति, भौतिकी और जो मनोविज्ञान था, इसके जो सिद्धांत है उसको राजनीति पर अप्लाई किए और इस तरीके से राजनीति को समझने की कोशिश की। जो धर्म होता है, नैतिकता होता है, पांडित्यवाद होता है, पुपवाद होता है, ये सब विचारधाराओं को और सारी धारणाओं को मानने से इनकार कर दिया। तो ये था बेसिक एक परिचय है हमारे हॉब्स जी का, है ना? मोटा मोटा एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि जैसे मैंने बताया, इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, है ना? इंग्लैंड की एक जगह है जिसको कहते हैं मॉलबरी या मॉल्मेसब्री आप कह सकते हैं इंग्लिश में। यहाँ इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, है ना? कब जन्म हुआ था? तो लगभग 1588। आजकल क्या होता है, जैसे एग्जाम में ट्रेंड बढ़ रहा है, कई बार जन्म तिथि पूछ ली जाती है, या ये आपसे पूछ लिया जाता है कि फला फला थिंकरों को आप सीक्वेंस से जमाइए। तो आपको थोड़ा सा ये चीज याद रखना चाहिए ना कि कब इनका जन्म हुआ था। तो 1588 यानी कि 1588 में थॉमस हॉब्स का जन्म हुआ था। इस समय मैंने जैसा कि आपको बताया, इस समय स्पेन की जो जल सेना थी, है ना, उसने ब्रिटेन पर आक्रमण किया था। आक्रमण कर दिया था हमारे स्पेन की जल सेना ने, है ना? इसको कहा जाता है अरमाड़ा का युद्ध। अरमाड़ा क्या था? तो भैया जो अरमाड़ा था, ये जहाजी बेड़ा था स्पेन का। इसी इसी के नाम पर इसको क्या कर दिया, अरमाड़ा का युद्ध कहा जाता है ना। तो ये इस समय की परिस्थिति थी। इसके बाद में ब्रिटेन में आप जानते हैं गृह युद्ध छिड़ गया। जैसे हमारे थॉमस हॉब्स थोड़े से बड़े होते हैं, तो इनको बहुत गृह युद्ध और ये सब भय का माहौल ब्रिटेन में दिखाई देता है। इसी के साथ साथ प्यूरिटन क्रांति भी इस समय शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया प्यूरिटन जो है, प्यूरिटन क्या है? तो एक तरह के समुदाय के कुछ लोग है ना? ये इस क्रांति में इन्होंने मुख्यतः राजनीतिक तानाशाही जो है ना, राजनीतिक जो अ, राजा वाली प्रक्रिया चल रही थी, जो राजशाही था, उसके विरोध में, है ना, राजनीतिक विरोध किया। और जो ईसाई धर्म है, तो ये कैथोलिक, जो कैथोलिक ईसाई धर्म है, इन्होंने उसका विरोध किया। और जो इंग्लैंड का है, इंग्लैंड के चर्च का इन्होंने समर्थन किया। तो एक तरीके से ये एक तरीके का आप मान लीजिए एक धर्म युद्ध भी था और इसी के साथ साथ जो राजशाही थी उसके विरुद्ध में लड़ाई थी। तो इसकी वजह से बहुत, ये भी गृह युद्ध में शामिल हो गया। गृह युद्ध और प्यूरिटन क्रांति जो थी एक साथ साथ चलने लगी। तो एक तरीके से बहुत दयनीय स्थिति इस समय थी इंग्लैंड की। इनका जन्म जैसे एक बहुत गरीब परिवार में हुआ। इनके पिता पादरी थे, और पादरी थे तो इनके अपने जो साथी से झगड़ा होने के कारण इनको बाहर रहना पड़ा था। तो जो हॉब्स है, इनका पालन पोषण इनके चाचा ने किया था। जन्म से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे, है ना? बहुत सारी भाषाएं ये जानते थे, जैसे लेटिन, ग्रीक, फ्रांसीसी, इटालियन आदि, है ना? इसके बाद में ट्यूटर बन चुके थे, जो हम उस समय के राजा थे, स्टुअर्ट, है ना, उनके यहाँ पर। फिर इसी बहाने उन्होंने पूरे यूरोप का बहुत व्यवस्थित तरीके से भ्रमण किया। इनको सौभाग्य मिला यूरोप में घूमने का। तो वहीं इनकी मुलाकात होती है हमारे गैलीलियो से, है ना? जब इनकी मुलाकात होती है गैलीलियो से, तो उनकी जो पद्धति है, जिसको कहा जाता है रिजोल्यूटिव, रिजोल्यूटिव कंपोजिट, कंपोजिट पद्धति, ये पद्धति ये इनसे सीखते हैं। हमारे गैलीलियो से ये पद्धति सीखते हैं ना। इसके बाद में ये क्या करते हैं, यूक्लिड से मिलते हैं। वहीं तो यूक्लिड के एक पुस्तक का एक थ्योरम ये सॉल्व करते हैं, जिससे इनको बहुत ज्यादा उत्साह पैदा हो जाता है ज्यामिति और रेखा गणित, इन सब विषयों में, है ना। इसी से एक स्थिति और थी इंग्लैंड में इस समय। युद्ध, दो तरह के आंदोलन और चल रहे थे साथ साथ। एक लेवलर्स आंदोलन थे। लेवलर्स किसकी बात कर रहे थे? तो देखिए, जो लेवलर्स आंदोलन वाले लोग थे, ये राजनीतिक समानता की बात कर रहे थे, है ना।
लेवलर्स राजनीतिक समानता की बात कर रहे तो वहीं जो डिगर्स आंदोलन था ये आर्थिक समानता की बात कर रहा था। डिगर्स आंदोलन जो था ये आर्थिक समानता की बात कर रहा था। और फिर इसके बाद में 1679 में हॉब्स का देहांत हो गया। लगभग 90+ वर्ष का इनका जीवन काल रहा। बहुत कठोर परिश्रम करते थे, है ना, लंबी उम्र के लिए एक्सरसाइज, पहाड़ों पर चढ़ना उतरना, व्यायाम करना, इस तरह की इनकी दिनचर्या होती थी। तो ये है सामान्य परिचय हमारे हॉब्स जी का। अब समझने की कोशिश करते हैं इनकी महत्वपूर्ण किताबों को, है ना, और उन पढ़ेंगे और देखते हैं कि आखिर कौन सी महत्वपूर्ण किताब इन्होंने लिखी है। अब हम देखते हैं हॉब्स की महत्वपूर्ण रचनाएं, आखिर कौन सी किताबें हॉब्स ने लिखी है और उन किताबों में किस तरह के अपने अलग अलग विचार दिए हैं, इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। हॉब्स की किताबों को पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको और बता दूं। एक महत्वपूर्ण कथन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको जीवन के बारे में बताया हॉब्स के, तो आपने एक चीज देखी कि जब से हॉब्स का जन्म हुआ है तब से पूरे ब्रिटेन कहीं ना कहीं एक तरीके से युद्ध में उलझा हुआ है। तो इसी को लेकर हॉब्स ने एक बड़ी प्रसिद्ध बात कही है जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने भय को अपना जुड़वा भाई कहा है। तो आप देख रहे हो किस तरीके का भय बना हुआ है, मतलब युद्ध पे चल रहा है। तो जब आप जानते हैं कि जब हॉब्स का जन्म होने वाला था तो स्पेन की जो जल सेना थी उसने आक्रमण कर दिया था ब्रिटेन के ऊपर, जैसे अरमाड़ा का युद्ध कहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ था और गृह युद्ध अलग छिड़ गया था ब्रिटेन में। जो हॉब्स की माँ है वो बहुत भयभीत हो गई थी और समय से पहले इन्होंने हॉब्स को जन्म दे दिया था। इसी की वजह से हॉब्स ने एक बहुत अच्छा कथन अपने लिए कहा है। उसने कहा है कि भय और मैं जुड़वा भाई है, जुड़वा भाई है। अर्थात मतलब ये है कि हॉब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा है ना। इधर और लिख देता हूं मैं, भय को अपना जुड़वा भाई कहा है, अपना जुड़वा भाई कहा हॉब्स ने। चलिए, अब बिना किसी देरी के हम हॉब्स की महत्वपूर्ण किताबों को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर कौन सी किताबें हॉब्स ने लिखी है। तो देखिए, इनकी पहली रचना है जिसका नाम है, इन्होंने एक अपने सबसे प्रारंभिक चरण में लिखा था इसको जीवन का। इसका नाम है थ्यूसिडाइट्स, है ना। थ्यूसिडाइट्स ये जो रचना है ये एक तरीके से इन्होंने अनुवाद किया था। ये जो रचना कब लिखी गई थी आपको पता है कि जब हमारे समय प्लेटो थे, है ना। जब प्लेटो का जन्म हुआ था, जब एथेंस और स्पार्टा का युद्ध चल रहा था। एथेंस और स्पार्टा ये दो राज्य थे, नगर राज्य, इनका युद्ध चल रहा था। तो इसके युद्ध के ऊपर एक बुक लिखी हुई है ना। इस युद्ध को कहा जाता था पेलोपोनेशियन युद्ध जो था ना, इसके ऊपर लिखी गई है। तो इसका अनुवाद किया है हॉब्स ने। तो इनकी पहली रचना है थ्यूसिडाइट्स। ओके, थ्यूसिडाइड्स इनकी पहली रचना है। दूसरी जो इनकी रचना है उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, है ना। दूसरी रचना का क्या नाम है? एलिमेंट्स ऑफ लॉ। यह जो पुस्तक है ये इन्होंने 1640 में लिखी। इसमें इन्होंने मुख्यतः क्या बताया है कि जो केपलर के गति संबंधी नियम है और गैलीलियो के जो नियम है, मतलब एक तरीके से विज्ञान पर लिखी गई किताब है ना। एलिमेंट्स ऑफ लॉ विज्ञान पर लिखी गई किताब है, एलिमेंट्स ऑफ लॉ। अगली महत्वपूर्ण किताब है हमारे हॉब्स की, उसका नाम है डी साइव। इसमें इन्होंने संप्रभुता की बात की है। डी साइव बुक में, ये 1642 ईस्वी में इन्होंने लिखी। इसमें इन्होंने संप्रभुता के बारे में विस्तार से लिखा है ना। और एक ही बात बताया है आगे, एक कथन उसमें लिखा है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। क्या है? ज्ञान का अंत शक्ति है। मतलब जहां हमारा ज्ञान खत्म हो जाता है तो मनुष्य में भय शुरू हो जाता है, और भय को एक तरीके से इन्होंने शक्ति माना है। और मानव का जो मूल स्वभाव हॉब्स बताते हैं कि मानव स्वार्थी है और भय से डरा हुआ रहता है। मानव स्वभाव क्या बताया है हॉब्स ने? मानव स्वभाव बताया है भयभीत, मानव को भय से भरा रहता है, स्वार्थी है, बहुत अपने स्वार्थ का सोचता है। एक तरीके से व्यक्तिवाद कि बीज इनमें मिलते हैं ना, व्यक्तिवाद और उदारवाद के लक्षण इनके विचार में मिलते हैं। ये मानव को बहुत महत्व देते हैं ना, और ईश्वर, नैतिकता, धर्म बिल्कुल इनको नहीं मानते। एक तरीके से आस्तिक व्यक्ति है। इन्होंने पोप और जो पंडितवाद चला आ रहा था ना, जो मध्यकाल के सब चीजें, इनका बहुत खंडन किया। एक चीज और आप देख सकते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था? जब पुनर्जागरण काल और औद्योगिकरण जैसी चीजें होने लगी है यूरोप में, और खासकर ब्रिटेन इसका केंद्र था। इसलिए थोड़े से आधुनिक विचार के हैं, और उन्होंने अपने विचारों में पूरी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया। इसलिए इन्हें भौतिक यांत्रिकवादी या भौतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो ये हमारे हॉब्स है ना।
और बात अपनी जो डी साहिब इनकी बुक है उसमें कहते हैं कि अ, जो इन्होंने कहा है प्राकृतिक अवस्था के बारे में, है ना, डी साहिब बुक में इन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया और कहा क्या कहा है इस अवस्था के बारे में कि सबका और सबके खिलाफ। प्राकृतिक अवस्था क्या है कि ये है वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, मतलब प्राकृतिक अवस्था की इन्होंने कल्पना की, जिसको हम आगे विस्तार से समझेंगे कि प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या बताया। या तो यह सबकी थी और सबके विरुद्ध भी थी, यह प्राकृतिक अवस्था थी। इनकी अगली बुक है जिसका नाम है डी कारपोरे। ये 1655 में इन्होंने लिखा है। इसमें उन्होंने प्राकृतिक अवस्था के बारे में विस्तार से समझाया है। अगली इनकी किताब है, इसका नाम है डी होमाइन, है ना, डी होमाइन करके इनकी अगली किताब। और ये ध्यान रखिएगा, जो इनकी डी साइव है, डी कारपोरे है और डी होमाइन है, ये जो तीनों पुस्तक है, इस पुस्तकों को मिला के एक नाम दिया जाता है, इनको त्रयी कहा जाता है। त्रयी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि किन तीन किताबों को त्रयी कहा जाता है। तो देखिए, डी साइव, है ना, त्रयी, डी साइव जो इनकी किताब है, एक इसमें ये शामिल है। दूसरा है डी कारपोरे, डी कारपोरे। और तीसरी इनकी किताब है डी होमाइन, डी होमाइन। इन तीनों पुस्तकों को क्या कहा जाता है? त्रयी कहा जाता है। मतलब त्रयी मतलब तीन का एक संगठन, त्रयी कहा जाता है। एक अन्य किताब इनकी और है, उसका नाम है बेहेमात, है। इसमें जो ब्रिटेन में गृह युद्ध चल रहा था उस सब के बारे में इन्होंने लिखा है और उसकी हिस्ट्री को लिखा है। तो ये किताबें थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो किताब है हमारे हॉब्स जी की, उसका नाम है लेवियाथन, है ना? लेवियाथन इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो राज्य को लेकर, राज्यों के कार्य और बाकी सब चीजों की ये बात करते हैं, लेवियाथन में करते हैं। तो लेवियाथन को इन्होंने कब लिखा था? 1651 ईस्वी में, है ना, 1651 ईस्वी में इन्होंने लेवाइथन लिखा था। लेवाइथन को इन्होंने चार भागों में बांटा था, है ना। चार भाग कौन से हैं? तो एक भाग में उन्होंने मानव से संबंधित चीजों को लिखा है ना। ह्यूमन मतलब मानव से संबंधित बातें इसमें लिखी कि मानव स्वभाव कैसा है, मानव स्वभाव स्वार्थी है, अपने हित की सोचते रहता है, ये सब बातें। दूसरे भाग में उन्होंने कॉमनवेल्थ लिखा है, कॉमनवेल्थ से संबंधित चीजें लिखी है दूसरे भाग में। कॉमनवेल्थ क्या था? जो ब्रिटिश और उनके जो उपनिवेश थे ना, इन सब का जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ब्रिटिश प्रभुत्व वाली एक तरीके से बात है। तो उसके बारे में लिखा है। कॉमनवेल्थ एक तरीके से आप जो महारानी के संगठन है उसको कह सकते हैं ना। अगला जो इन्होंने तीसरा भाग है उसमें लिखा है ईसाई कॉमनवेल्थ से संबंधित, मतलब ईसाई धर्म और उनके जो संगठन है उन सब से संबंधित बातों के बारे में लिखा है। और चौथे भाग में लेवियाथन के इन्होंने किसके बारे में लिखा है? निरंकुश राज्य से संबंधित, मतलब इनका राज्य एक तरीके का निरंकुश राज्य है, ये राजतंत्र के समर्थक थे। इस तरीके से लेवियाथन के चार भाग हमको मिलते हैं, ठीक है। लेवायथन के प्रथम भाग में हॉब्स ने जो अरस्तु की मान्यता थी, है ना, उनके अरस्तु के विचारों का खंडन किया है इन्होंने प्रथम भाग में। आप जानते हैं अरस्तु ने माना था कि जो मनुष्य है सामाजिक प्राणी है, राज्य आंगिक है, राज्य स्वाभाविक है, उसको किसी ने बनाया ही नहीं, वो विकास का परिणाम है। कहते नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, राज्य यांत्रिक है। राज्य को कैसा संगठन कहा है इन्होंने? यांत्रिक, है ना। राज्य यांत्रिक संगठन है, मतलब हम स्वार्थी मनुष्य ने बनाया है ना, यांत्रिक है। राज्य यांत्रिक संगठन है। और ये राज्य को नाम देते हैं कॉमनवेल्थ। हॉब्स राज्य को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, कॉमनवेल्थ। हॉब्स ने राज्य की जगह शब्द का प्रयोग किया है कॉमनवेल्थ, ये भी पूछा जाता है ना। तो ये राज्य को क्या कहते हैं? कॉमनवेल्थ कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है धर्म और राज्य के क्या संबंध होंगे उसका भी वर्णन अपने को विस्तार से मिलता है लेवियाथन में, ठीक है। आगे समझते हैं इस किताब में हमको क्या देखने को मिलता है। तो मोटा मोटा ये समझ में आया, कॉमनवेल्थ नाम दिया इन्होंने राज्य को। और जो कॉमनवेल्थ होगा, कॉमनवेल्थ के अंदर में सारी चीजें आएगी, मतलब जो हॉब्स राज्य का जो स्वरूप निर्धारित करता है, राज्य कैसा होगा? तो राज्य एकदम संप्रभु होगा, मतलब सारे राज्य के संबंधित सारे निर्णय लेने का जो अधिकार होगा वो राज्य में होगा। और राज्य को उन्होंने कॉमनवेल्थ नाम दिया। तो जितने भी संगठन है, जैसे देखो, परिवार, परिवार, व्यक्ति, ना, चर्च और धर्म, ये सभी ना कॉमनवेल्थ के अंदर आएंगे, मतलब ये सभी राज्य के अधीन होंगे, है ना। कॉमनवेल्थ के ये सब राज्य के अधीन होंगे, राज्य के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है राज्य के अधीन होंगे। तो यहाँ राज्य सुप्रीम एक तरीके से आप देखिए, ये सारी सत्ताएं राज्य के अधीन होंगी। चर्च भी जो है वो राज्य के अधीन होगी, है ना।
कॉमनवेल्थ जो है मतलब कॉमनवेल्थ मतलब जो राज्य है, राजनीतिक व धार्मिक दोनों मामलों में सर्वोपरि है। मतलब जो राज्य है, राज्य धार्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी अपने जो काम करने के लिए स्वतंत्र है, अपने सारे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है। इसके बाद में हॉब्स चर्च को भी कॉमनवेल्थ के अधीन मानता है, जैसे दूसरे संगठन है वैसे ही एक उसका सामान्य संगठन मानता है ना। इस हॉब्स ने इसी को लेकर जो पोप है ना, पोप और चर्च का विरोध किया था, तो एक बहुत प्यारा लाइन उन्होंने लिखी है अपनी किताब में, उसको भी देख लेते हैं। हॉब्स कहता है कि पोप का जो पद है उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पोप रुग्ण रोमन साम्राज्य का वह भूत है, वह वह भूत उस साम्राज्य की कब्र पर बैठा हुआ है। मतलब जो पुराना रोमन साम्राज्य था जिसमें धर्म और चर्च की बहुत प्रधानता थी, तो अपने व्यंग्यात्मक अंदाज में हॉब्स कहते हैं कि भैया जो पोप है, वो जो रुग्ण जो पुराना रोमन साम्राज्य है, ऐसा एक तरीके से उसकी कब्र पर बैठा हुआ भूत है ना। मतलब वही पुराने विचारों को अभी भी वर्तमान युग में लेकर चलना चाहता, तो समय के अनुरूप नहीं है, इसलिए कटाक्ष किया है इन्होंने, है ना। इसी को लेकर जो हमारे पॉलिटिकल थिंकर है एक, है ना, एक स्कॉलर है जिनका नाम है माइकल ऑक्सफोर्ड। ये क्या कहते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है, इन्होंने जो लेवियाथन है इसको अंग्रेजी साहित्य की या पूरे अंग्रेजी भाषा में जो लिखी गई किताब है, इसकी सबसे महानतम रचना बताया। ये अक्सर ना बहुत सारे एग्जामों में ये कथन सीधे सीधे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। माइकल ऑक्सफोर्ड ने अपनी पुस्तक में जो लेवियाथन है ना, लेवियाथन को अंग्रेजी भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की दुनिया की सबसे महान कृति बताया है। लेवियाथन ने ना अंग्रेजी साहित्य की सबसे महान रचना बताया है। ठीक है। इसी तरह दूसरे जो हमारे स्कॉलर है मैकफरसन, इन्होंने हॉब्स को बुर्जुआ बुर्जुआ बाजार समाज का इतिहास लेखक बताते हुए प्राकृतिक व्यक्ति को उखड़ा हुआ मनुष्य बताया। मतलब एक तरीके से आप जानते हैं, जो हॉब्स है वो व्यक्ति के विचारों का समर्थन करते हैं ना, व्यक्ति को महत्व देते हैं। तो एक तरीके से जो मैकफरसन इन्होंने यही बताया है कि जो उसका प्राकृतिक व्यक्ति है, बुर्जुआ समाज मतलब जो व्यक्ति है ना, जैसे निजी संपत्ति के समर्थन करेंगे तो व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है, तो उस तरह का एक व्यक्ति मैकफरसन बताते हैं हॉब्स के प्राकृतिक मनुष्य को। इसी तरह के इनके सबसे बड़े आलोचक है कैलेंडर महोदय, है ना। कैलेंडर महोदय ये जो है, इन्होंने क्या कहा है, हॉब्स को दर्शन विद्रोह की प्रश्नोत्तरी कहा है। मतलब हॉब्स को दर्शन का विद्रोही बताया, एक तरीके से ये परंपरावादी थे। जो कैलेंडर महोदय है ना, या कैलेंडर महोदय भी आप इनको कह सकते हैं, कैलेंडर जो महोदय है, इन्होंने ये हॉब्स की रचना से बिल्कुल बहुत रूखे सूखे हो गए, बहुत दुखी हुए। एक तरीके से जो ब्रिटिश परंपरा को मानने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने जो लेवियाथन है ना उसको पोप की भाषणबाजी व पोप लीला का षड्यंत्र कहा है। पोप की भाषणबाजी और पोप लीला का षड्यंत्र कहा इन्होंने लेवियाथन को। और ऐसा बताया कि जो क्रॉमवेल है उसकी चापलूसी में लिखा गया ग्रंथ है। क्योंकि आप जानते हैं जो हॉब्स थे वो राज संरक्षण में रहे थे, है ना, राजा के ट्यूटर थे, उसी बहाने में पूरी दुनिया घूमे। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये राजा के तुमने तारीफ में लिखा है। और जो आगे कहते हैं, मैंने आज तक ऐसी पुस्तक नहीं पढ़ी जिसमें इतना राजद्रोह, विश्वास भंग व धर्मद्रोह भरा हुआ है। और आगे चलकर जो कैलरेंडर महोदय है, इन्होंने इन लेवियाथन को जलाया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इसको याद रखिएगा कि जो कैलरेंडर महोदय है इन्होंने लेवियाथन को जला दिया था कहाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने दो बुक को जलाया था जिसमें डी सीवे इनकी शामिल है और लेवियाथन, है ना। 1683 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर मॉडर्न, है ना, इसकी आलोचना में इसको परंपरा के विरोध में बताया और इसको जला दिया था। ठीक है। आगे देखते हैं। लेवियाथन में जो हमारे हॉब्स है, नास्तिकता की बात करते हैं, ईश्वर व धर्म की निंदा करते हैं, है ना। जो धर्महीनता के कारण, है ना, ये जो ईश्वर निंदा और जो धर्म की निंदा करने के कारण हमारे काउले महोदय हुए। तो काउले उस समय के एक थिंकर थे, इनके समकालीन व्यक्ति। उन्होंने आरोप लगाकर जो हमारे हॉब्स है इनको मालबरी का दैत्य कहा है। क्योंकि आप जानते हैं मालबरी मालबरी वह जगह है जहाँ हॉब्स का जन्म हुआ था। इसी की वजह से जो काउले है ना, काउलो ने हॉब्स को क्या कहा, मालबरी का दैत्य कहा है। इनका आगे स्टेटमेंट ऐसा है कि नास्तिक होने की वजह से जो हॉब्स है ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। याद रखिए, हॉब्स जो है ये नास्तिक थे। नास्तिक मतलब ये ईश्वर को और धर्म को नहीं मानते थे। ईश्वर धर्म नहीं मानते थे, नहीं मानते थे।
इसलिए काउली ने इन पर आरोप लगाया और मालबरी का दैत्य कहा। दैत्य मतलब जो भगवान को नहीं मानता है ना। तो नास्तिकतावादी हॉब्स मालबरी का शैतान है, ये काउली ने कहा। इसी के साथ ये जो काउले थे ना, ये उस समय ब्रिटेन पार्लियामेंट्री कमेटी में भी शामिल थे। तो इन्होंने लेवियाथन को नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना कहा है ना। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी थी उस समय, जिसमें काउले भी शामिल थे, इन्होंने जो लेवियाथन है उसको नास्तिकता की सबसे जहरीली रचना कहा है। इसके बाद में रॉबर्ट फिल्मर एक तरीके से थोड़ा सा समर्थन करते हैं, मतलब वो संतुष्ट थे लेवियाथन के निष्कर्षों से, पर नास्तिकता के कारण या धर्म को नहीं मानने के कारण वो इसको नैतिकता को भी इनमें हॉब्स ने महत्व नहीं दिया, तो वो भी एक तरीके से इसका समर्थन नहीं करते हैं, है ना। फिर हॉब्स का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है इसी में, वो है स्वयं को पढ़ो, मतलब रीड अवर सेल्फ। स्वयं को पढ़ो, स्वयं को जानो, इनका बहुत बहुत प्रसिद्ध और गहरा थोड़ा दार्शनिक कथन है कि भैया स्वयं को जानो, दुनिया को जान जाओगे। तो ये इनका प्रसिद्ध कथन किसका है? स्वयं को पढ़ो। तो ये हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है ना। इनका मानदंड जो है मनुष्य है, ये अपने अध्ययन और सब चीजों का केंद्र बिंदु किसको बनाते हैं? मानव को बनाते हैं। एक तरीके से मानव केंद्रित है और ये मानव अधिकारों के समर्थन और मानव के लिए सब चीजों की बात करते हैं। तो एक तरीके से व्यक्तिवादी विचारक है हमारे जो हॉब्स है। कैसे? व्यक्तिवादी विचारक है, अति व्यक्तिवादी है ना, अति व्यक्तिवादी विचारक है। इन पर मुख्यतः किसका प्रभाव पड़ा है हॉब्स पर? तो फ्रांसिस बेकन, गैलीलियो और यूक्लिड का इनके जीवन पर मुख्यतः प्रभाव रहा है ना। अब हम देख लेते हैं कि हॉब्स की अध्ययन पद्धति क्या रही है मुख्यतः। हॉब्स की अध्ययन पद्धति तो देखिए, आंशिक रूप से गैलीलियो व फ्रांसिस बेकन की जो पद्धति है, गैलीलियो की पद्धति मैंने जैसे आपको बताया था, जिसका नाम है रिजोल्यूशन कंपोजिट पद्धति, और आंशिक रूप से जो यूक्लिड की पद्धति है, तो इनको लेकर हॉब्स ने जो अपनी अध्ययन पद्धति बनाई, एक तरीके से निगमनात्मक शासन प्रणाली है। ये प्रणाली क्या होती है? ये चलती है जो निगमनात्मक शासन प्रणाली है ना, इसमें पहले एक व्यक्ति एक पे रिसर्च किया जाता है, तो उस पे सभी को अप्लाई करते हैं। तो इन्होंने जो अपनी रचना है या जो अपना जीवन है, उसमें निगमनात्मक शासन पद्धति को अपनाया है। और इस निगमनात्मक पद्धति में क्या होता है, पहले जैसे सामान्य नियम बनाए जाते हैं। इस पद्धति में क्या होता है, सामान्य नियम बनाए जाते हैं और इनको विशिष्ट पर अप्लाई किया जाता है। विशिष्ट पर अप्लाई किया जाता है। तो ऐसे ही क्या किया हमारे हॉब्स ने, पहले माना कि जो मानव है, मानव स्वार्थी है, और इस बात को फिर बाद में सिद्ध किया, साबित किया ना। तो ये पद्धति सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। पहले एक नियम बनाया और उसको विशिष्ट पर अप्लाई कर दिया जाता है। तो एक इन्होंने निगमनात्मक पद्धति का उपयोग किया है ना। इसके बाद में जो इनकी अध्ययन पद्धति देखने को मिलती है, इन्होंने यूक्लिड यूक्लिड व उसकी ज्यामिति के बारे में कहा है कि ज्यामिति वह एकमात्र विज्ञान है जिससे मानव ने भगवान को प्रसन्न किया। ये बहुत वैज्ञानिक तरीके से और वैज्ञानिक चीजों से बहुत प्रसन्न थे। ज्यामिति गणित इनके बहुत प्रिय विषय थे। इसी कारण है कि इन्होंने अपने अध्ययन में इसी का उपयोग किया है ना। और राजनीति में विज्ञान का प्रयोग कर उसे समझने की कोशिश की। राजनीति में विज्ञान का प्रयोग कर उसे समझा है ना, उसे समझा। इनको और आगे जो यूक्लिड ने कौन सी पद्धति दी, आगे मैं आपको और थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा जब एक जगह पे उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी बस आप समझते हुए चलिए। हॉब्स ने राजनीति के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी, मनोविज्ञान का प्रयोग किया, और इन्होंने जो इतिहास, नैतिकता, दर्शन है, इन सब का प्रयोग नहीं किया। एक तरीके से विज्ञान का ही प्रयोग किया अपने दर्शन में, है ना। इन्होंने जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय उधर था ना, उस समय की जो सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, इसका नाम था ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसमें एक पद्धति प्रसिद्ध थी, इसको स्कॉलिस्टिक पद्धति कहा जाता था। इस पद्धति में क्या होता था कि तर्कों के माध्यम से जो पुरानी धार्मिक मान्यता या धर्म से संबंधित चीजों है ना, स्कॉलिस्टिक पद्धति, इसमें जो धार्मिक चीजें हैं, इनको तर्क से सिद्ध किया जाता था, है ना, तर्क से सिद्ध किया जाता था। तो इसका विरोध किया, सिद्ध किया जाता था, इसका विरोध किया इन्होंने कि नहीं भैया ऐसा नहीं होता। आप कुछ भी चीज को कुछ भी उदाहरणों से अगर सिद्ध करोगे वो सही नहीं है। विज्ञान हर जगह अप्लाई नहीं होता, और जो रूढ़िवादी है उनको वही रहने दो, मत बदलो। इसके बहुत बड़े विरोधी थे। ये भी पूछा जाता है कि हॉब्स जो है स्कॉलिस्टिक पद्धति के विरोधी थे, इसका इस मान्यता का पूरे ने जोरदार खंडन कर दिया, है ना।
और तो इसी तरीके से जो सेबाइन है, हमारे स्कॉलर है, हमारे थिंकर है राजनीति के, उन्होंने जो अध्ययन पद्धति माना है हॉब्स की, मुख्यतः निगमनात्मक पद्धति को माना है, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है ना। आगे तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है, अब देखते हैं कि जो हॉब्स का जो राजनीतिक दर्शन है, मुख्यतः उसके तत्व क्या है। पहला है यांत्रिक, जो पहला तत्व है वो है यांत्रिक वैज्ञानिक भौतिकवाद। क्या मतलब हुआ यांत्रिक वैज्ञानिक भौतिकवाद का? मतलब तो देखो, हॉब्स का महत्व राजनीतिक दर्शन को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने में है ना, और भौतिक विज्ञान, जो विज्ञान है उसमें प्रयुक्त होने वाली पद्धति को, दर्शन को राजनीतिक चिंतन का इन्होंने आधार दिया, और जो राजनीति है उसको विज्ञान का स्वरूप प्रदान किया। मतलब हॉब्स के राजनीतिक दर्शन के मुख्य तत्व हम देख रहे हैं, तो पहला जो तत्व है वो है यांत्रिक, जो हम इनको बोल रहे हैं वो है यांत्रिक वैज्ञानिक भौतिकवाद। इसका मतलब ये है कि हॉब्स ने, मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया। जो विज्ञान के सिद्धांत थे उन्होंने राजनीति विज्ञान में लागू किए और राजनीति को विज्ञान बनाया, और वैज्ञानिक रूप से ही अपना अध्ययन किया, इसलिए उनको यांत्रिक और वैज्ञानिक भौतिकवादी कहा जा रहा है। ये भी पूछा जाता है कि जो हॉब्स है, हॉब्स जो है हमारे, उनकी अध्ययन पद्धति कैसी है, या वैज्ञानिक भौतिकवाद से संबंधित कौन सा विचारक रहा है निम्न में से, तो आप बिल्कुल बताएंगे वो हॉब्स है ना, जिन्होंने वैज्ञानिक रूप से राजनीति को समझने की कोशिश की। ये पहले विचारक थे ये सब करने वाले। दूसरे, इनके जो राजनीतिक के जो दर्शन है हॉब्स का, उसमें जो दूसरा तत्व हमको दिखाई देता है वो है उग्र व्यक्तिवाद, वो मनोवैज्ञानिक अहमवाद। उग्र व्यक्तिवाद क्या है? जैसे देखो, मतलब पहले ये चल रहा था, हम धर्म रीति रिवाजों आदि का मध्यकाल में बहुत बोलबाला था, उनको महत्व दिया जाता था, धर्म को और सब चीजों को। जब हॉब्स से आए तो भैया इन्होंने धर्म को नकार दिया, है ना, धर्म को नकार दिया, राज्य को नकार नकार दिया, सबको नकार दिया, और इन्होंने किस पर जोर दिया? व्यक्ति, मतलब इनके केंद्र जो है अध्ययन का, व्यक्ति केंद्र बन गया। इन्होंने व्यक्ति को स्वार्थी बताया और कहा व्यक्ति ने अपने लिए राज्य बनाया, है ना, अपने लिए व्यक्ति ने राज्य बनाया, परिवार बनाया। तो ये जो परिवार और इनकी जो सारी सुविधा होगी वो भी किसके लिए? राज्य भी किसके लिए है? व्यक्ति के लिए। मतलब व्यक्ति को पूरे अध्ययन के केंद्र में ला दिया एक तरीके से, है। और व्यक्ति के अध्ययन पर ज्यादा जोर दिया, व्यक्ति के अधिकारों पर ज्यादा जोर दिया, व्यक्ति को ही ईश्वर से बड़ा मान लिया, और उसने कहा कि व्यक्ति को धर्म को भी मानने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति खुद को पढ़े, खुद को जाने। इन्होंने कहा ना, स्वयं को पढ़िए। अगर व्यक्ति खुद को पढ़ता है, खुद को जानता है, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखता है, और व्यक्ति ही मिलकर राज्य का निर्माण करता है। तो व्यक्ति को ज्यादा महत्व देने की वजह से उनको उग्र व्यक्तिवादी कहा है ना, कहीं कहीं तो राज्य से ज्यादा भी व्यक्ति को महत्व दिया है ना। और मनोवैज्ञानिक अहमवाद का मतलब ये होता है भैया, कि इन्होंने मानव को स्वार्थी माना है, और ये बताया है कि मानव जो सारी चीजें करता है अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है, इसलिए मानव ने परिवार भी अपने स्वार्थ के लिए बनाया, राज्य भी अपने स्वार्थ के लिए बनाया, अपनी रक्षा के लिए बनाया है राज्य। तो कहीं ना कहीं इनको ये अहम है कि व्यक्ति बड़ा होने का, अपने आप को व्यक्ति बहुत बड़ा और स्वतंत्र समझ रहा है। इसी को एक तरीके से मनोवैज्ञानिक अहमवाद कहा है। तो दूसरा जो इनका तत्व है दर्शन में, वो है उग्र व्यक्तिवाद, व्यक्ति को महत्व देने के कारण। और अगला है मनोवैज्ञानिक अहमवाद, मतलब एक साइकोलॉजिकल रूप से ये जो है व्यक्ति को क्या मान रहे हैं? हर चीज का सेंटर मान रहे हैं ना, व्यक्ति को बता रहे हैं कि सब चीजों का निर्माण व्यक्ति अपने हित के लिए कर रहा है। अगले जो इनके दर्शन में तत्व दिखाई देता है वो है नाम रूपवाद। नाम रूपवाद का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, चेतना या जो चेतन जगत होता है उसकी जगह जड़ जगत, मतलब भौतिक जगत को ही सत्य मानता है, ईश्वर आदि का अस्तित्व नहीं मानते हॉब्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भौतिक जगत है, भौतिक जगत मतलब फिजिकल वर्ल्ड जो हमको दिखाई देता है ना, फिजिकल वर्ल्ड जो, जैसे जो भी चीजें हैं, इनका मानना है कि जो चीजें दिख रही है केवल वही सत्य है। जैसे अरस्तु को हम देखें या प्लेटो को, वो दर्शन की बात करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि केवल विचार सत्य है, जो और भौतिक जगत में जो आप चीजें देख रहे हो ये बस विचारों की परछाई मात्र है। पर ये कहते हैं नहीं भैया, ईश्वर दिखाई देता है कि आपको? ईश्वर दिखाई नहीं देता मतलब ईश्वर नहीं है। व्यक्ति है, व्यक्ति को पढ़ो जानो, वो ईश्वर से बड़ा है। तो जो दिख रहा है केवल वही सत्य है, और जो नहीं दिख रहा है वो किसी ने देखा नहीं, तो कैसे सत्य है? तो उसको मानते ही नहीं है, है ना। नाम रूपवाद मतलब यही भैया, जो चीजें दिखाई दे रही है वही सत्य है, जो जिनका हम नाम दे सकते हैं वही सत्य है। इसलिए इनको नाम रूपवाद की पद्धति इनकी अध्ययन में हमको दिखाई देती है। अगली है, हॉब्स में उपयोगितावाद के भी बीज मिलते हैं। उपयोगितावाद
आप समझते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, एक तरीके से उदारवाद में आता है कि व्यक्तिवादी विचारक हमको दिखाई देते हैं, उसी के साथ साथ उपयोगितावादी विचारक देते हैं ना। उपयोगितावाद के जो मुख्य दार्शनिक है वो बेंथम है। बेंथम ने दिया है उपयोगितावाद, है ना। तो हॉब्स में उपयोगितावादियों वाला दार्शनिक अमूलवाद व फ्रांसीसी विश्वकोशकर्ताओं का वैज्ञानिक बुद्धिवाद है। मतलब इनमें ये भी बीज उपयोगितावाद के बीज दिखाई देते हैं। उपयोगितावाद क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लिए। उपयोगितावाद मतलब ये होता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। मतलब ये इनका मानना है किनका, उपयोगितावादियों का, कि जो सारी चीजें हैं भैया दुनिया की व्यक्तियों के उपयोग के लिए है। व्यक्ति चीजों का जितना ज्यादा उपयोग करेगा, जितनी ज्यादा व्यक्ति को खुशी मिलेगी, उतना अच्छा है। तो हॉब से भी आप देख रहे हैं सारी चीजें व्यक्तियों के लिए कर रहे हैं, उनके इवन अध्ययन का सारा जो केंद्र बिंदु है व्यक्ति है। तो उपयोगितावाद के भी इनमें गुण दिखाई देते हैं, है ना। इसी वजह से जो सर फेडरिक पॉलक है ना, इन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के लिए कहा कि जो हॉब्स है, इन्होंने उपयोगितावादियों ने लेवियाथन की नाक में नींबू निचोड़ दिया। नींबू निचोड़ दिया, क्या मतलब हुआ इसका, फिर तो समझते हैं। सर फ्रेडरिक पालक कहते हैं कि अधिकतम लोगों के अधिकतम हित के लिए उपयोगितावादियों ने लेवियाथन की नाक में नींबू निचोड़ दिया। मतलब जो कहने का मतलब ये है सर फ्रेडरिक पॉलक का, कि जो हॉब्स है ना, हॉब्स व्यक्ति के हित की बात करता है, व्यक्ति के हित की बात करता है, हाँ, और सुख की बात करता है सामान्य स्तर पर जो उपयोगितावादी जैसे बेंथम आए, इन्होंने तो भैया जो सुख है उसको नापना शुरू कर दिया। एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पर चलेगा कि हर चीज का केवल उद्देश्य यही है कि उससे व्यक्ति को अधिक से अधिक सुख मिले, सुख को नापा जा सकता है ना। सुख की समय सीमा होती है और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति के हित में उपयोग करे, तो इस तरीके से भी चीजें नहीं होती चीजें, और ना ही चीजें स्थायी होती है। तो इसीलिए इन्होंने कहा, तो हॉब्स ने उतना ज्यादा व्यक्ति को महत्व दिया, पर उस स्तर पर भी नहीं दिया जितना उपयोगितावादी देते थे, है ना। इन्होंने दूसरी चीजों को भी महत्व दिया है, इसलिए ये कमेंट किया गया है ना। आगे देखते हैं, आगे और क्या इनके दर्शन में देखने को मिलता है हमको, तो है भैया। जब हॉब्स उस काल में पैदा हुआ था, जैसा आप जानते हैं, जब धर्म सुधार आंदोलन भी चल रहा था, पुनर्जागरण का भी समय था, बहुत सारे वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे, उसी का प्रभाव हॉब्स पे भी पड़ा। इसलिए इन्होंने वैज्ञानिक चिंतन किया राजनीति में, ये राजनीतिक वैज्ञानिक बना ना। इन सब से प्रभावित होकर जैसे गैलीलियो आदि से ये प्रभावित हुए। तो ये कथन पूछा जाता है, पिछले साल नेट के एग्जाम में ये पूछा गया था ना, एक दो साल में या एग्जाम में बहुत सारे, कि कौन सी जो शताब्दी है उसको प्रतिभाशाली व्यक्तियों की शताब्दी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भैया जो 17वीं शताब्दी है, इसको प्रतिभाशाली लोगों की शताब्दी कहा जाता है ना। 17वीं शताब्दी को प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनकी शताब्दी कहा जाता है, ठीक है। आगे, हॉब्स के राजनीतिक विचार ज्यामिति भौतिक विज्ञान से प्रभावित है, जैसे कि हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, है ना। इसके बाद में जो यूक्लिड है, इनकी ज्यामिति से प्रभावित होकर ही ये इनको विज्ञान और गणित में रुचि आई थी, और उन्होंने निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया। तो ज्यामिति के प्रमेय से इन्होंने ज्यामिति के प्रमेय में क्या होता है, जो हॉब्स ने सीखा, तो ज्यामिति के प्रमेय में पहले क्या होता है, एक आधार वाक्य लिया जाता है, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। आधार वाक्य लिया, उसको सिद्ध किया जाता है। जैसे देखो, हॉब्स ने भी इसका उपयोग किया कि पहले किसी चीज को माना जाता है, फिर उसी को सिद्ध किया जाता है। जैसे कि आपने मान लीजिए एक निष्कर्ष निकाला कि नींबू खट्टे हैं, तो पहले मान लिया खट्टे हैं, फिर आप उसको टेस्ट करके बताएंगे कि हाँ भाई नींबू खट्टा है, वैसे ही। तो इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने ये माना कि मानव का स्वार्थ बुरा है, मतलब मानव का स्वभाव बुरा है। हॉब्स ने ऐसा माना, हॉब्स ने, और कहा कि मानव स्वार्थी होता है। पहले एक स्टेटमेंट बनाया, फिर उसको सिद्ध किया विभिन्न उदाहरणों से, कि इन्होंने परिवार बनाया, मानव ने तो अपने हित के लिए बनाया है। राज्य बनाया, अपने हित के लिए बनाया, ये किसी और का हित नहीं देखता भैया, डरा हुआ होता है, और उससे बचने के लिए खुद का स्वार्थ पूरा करता है, चाहे कैसे भी हो। तो इसी को कहा जाता है ना। जो ज्यामिति में आधार वाक्य लेना और वाली प्रक्रिया, तो हॉब्स ने इसका प्रयोग किया। इन्होंने जो गैलीलियो वैज्ञानिक थे उस समय, उसकी जो रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति थी उसका अनुसरण किया। इस पद्धति में क्या होता है, रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति, मान लीजिए जैसे कोई इंजन है ना।
तो पहले एक-एक पार्ट का अध्ययन किया जाता है, उसके बाद में पूरे इंजन का अध्ययन किया जाएगा। मान लो तो जैसे कोई गाड़ी का इंजन है, तो पहले एक-एक पार्ट को देखा जाएगा, उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, फिर उसको एक किया जाएगा। ना ये पद्धति ऐसे की जाती है कि जैसे मानव शरीर का अध्ययन करना है, तो पहले पूरे शरीर के एक-एक पार्ट का अलग-अलग अध्ययन किया जाएगा, फिर उनको एक साथ जोड़ दिया जाएगा, ये होती है ना? और हॉब्स क्या है, आणविक समाज की बात करते हैं तो हॉब्स आणविक समाज का सिद्धांत जो कॉमनवेल्थ की रचना है इसी के आधार पर करते हैं। हॉब्स जो अपना राज्य है उसकी जो रचना करते हैं वो भी इसी पद्धति के आधार पर करते हैं, है ना? राज्य को हॉब्स कॉमनवेल्थ बोलते हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि जो आणविक समाज का है, जो अणु से संबंधित जो सिद्धांत है, इसका प्रयोग कॉमनवेल्थ की रचना में करते हैं। और जो रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति है गैलीलियो की, ये इस पर आधारित है ना? इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अणु की तरह वह माना है, जो कि महत्वपूर्ण व स्वतंत्र है, और वो एक साथ होकर कॉमनवेल्थ का गठन करते हैं। अब जैसे देखो, हॉब्स ने राज्य में कंपोजिट जो रिजोल्यूटिव कंपोजिट पद्धति है या जो आणविक पद्धति है उसका कैसे प्रयोग किया है, तो देखो, जैसे इन्होंने ये माना कि जो व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, इनसे मिल फिर क्या जो समाज है ना? ये जब सब साथ में मिलते हैं, इनका अलग-अलग अध्ययन किया, फिर एक साथ जब ये मिल जाते हैं, है ना? एक तरह से जुड़कर ये क्या बनाते हैं? राज्य बनाते हैं। ये पहले अलग-अलग है व्यक्ति, राज्य, समाज, चर्च, और जब एक साथ आते हैं तो क्या बन जाता है? राज्य बन जाता है ना? पहले कंपोजिट पद्धति वही है कि पहले चीजों का अलग-अलग अध्ययन करते हैं, एक साथ अध्ययन कर लेते हैं ना, और अणु की तरह मानते हैं। तो देखो ये सिद्धांत भी समझिए, अणुवादी किसे कहते हैं? जैसे उदारवाद जब आप पढ़ोगे, है ना, इसके बाद में हमको लॉग पढ़ना है, तो बार-बार एक शब्द आपको आएगा, एटम सोसाइटी या एटम ह्यूमन की तरह बात करते हैं, या अणुवादी। तो देखो, आप जानते हो ना, संसार की कोई भी जो चीज है, संसार की सारी चीजें काहे से मिलकर बनी है, आप जानते हो। जो बेसिक तत्व होता है वो होता है अणु, एटम, अणु, या इसको आप कह सकते हैं परमाणु। ये क्या होता है कि हर चीज एक बेसिक सिंगल सिंगल परमाणुओं से मिलकर बनी है। सबसे छोटी जो इकाई क्या होती है? परमाणु। तो उदारवाद में व्यक्ति क्या होता है? अकेला रहना पसंद करता है। उसको स्वतंत्र चाहिए, मतलब उसकी स्वतंत्रता चाहिए कि मेरी स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप ना हो, सारे अधिकार मेरे लिए हो, मैं चाहूं जहां चाहूं, जैसा रहूं, जैसा चाहूं वैसा पहनूं, जैसा चाहे वैसे खाऊं। जैसे अणु रहता है, अणु अकेला रहता है, उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। तो उसी तरीके से आणविक जो समाज की धारणा है, इसी तरीके से लेकर चला जाता है राजनीति में, कि व्यक्ति अकेला रहना चाहता है, उसको खुद की स्वतंत्रता पसंद है। ये एक तरीके से उदारवाद के अंतर्गत आता है। जबकि इसके विपरीत क्या होता है? अगर अनुवादी कोई नहीं है, कोई रूढ़िवादी है या कोई मार्क्सवादी इस तरीके से, तो वो दूसरों पर डिपेंड रहेगा, सरकार पर डिपेंड रहेगा, मान्यता और ये सब चीजों से प्रभावित होगा। पर जो अनुवादी व्यक्ति होगा उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपनी बात करता है। ये अंतर है इन सब। हॉब्स ने, जो गैलीलियो है, उन्हीं की तरह क्या माना है कि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं सब गतिमान है। जैसे जो एटम होता है वो भी गतिशील होता है, आपको पता है ना, हमेशा स्वतः अकेले अकेले गति करते रहता है। इसी वजह से इन्होंने सारी वस्तुओं को गतिशील माना है ना। इस प्रकार हॉब्स वैज्ञानिक या यांत्रिक भौतिकवादी है। तो हॉब्स को क्या कहा जाता है? यांत्रिक भौतिकवादी कहा जाता है। कौन सा विचारक यांत्रिक भौतिकवादी है, ये पूछा जाता है, तो हमारे हॉब्स जी यांत्रिक भौतिकवादी है। क्यों है? हम बहुत विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो इन सब चिंतन के कारण जो लियो स्ट्रॉस है ना, जो हमारे एक स्कॉलर है, इन्होंने वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा है हॉब्स को। क्या कहा है? लियो स्ट्रॉस ने वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा है हॉब्स को, है ना। और हॉब्स के अनुसार राज्य का जो अंतिम स्रोत है वो क्या है? मनुष्य की आत्मरक्षा का अधिकार। मतलब राज्य केवल इसलिए बनाया जा रहा है कि वो व्यक्ति की आत्मरक्षा का अधिकार को सुरक्षित कर सके। आप देख रहे हैं इनके अध्ययन में कहीं ना कहीं व्यक्ति केंद्र में है ना, सारे अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? व्यक्ति है। ठीक है। अब हम देखते हैं हॉब्स की राज्य निर्माण की पद्धति। राज्य निर्माण कैसे हुआ, इसके संबंध में हॉब्स जो तर्क देते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इन्होंने बहुत सारी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है, तो इन्होंने बहुत सारे चरणों में बताया है कि किस तरीके से राज्य बना है। तो पहला बात करते हैं मानव स्वभाव की, फिर बात करते हैं, पहले नंबर पे बात करते हैं कि भैया, इन्होंने पहले एक अवधारणा दी कि मानव समाज स्वार्थी होता है ना। तो पहले बताया मानव समाज का जो स्वभाव है इस तरीके है, फिर उसको सिद्ध किया इन्होंने, है ना। तो पहले बात करते हैं, जब राज्य के निर्माण की बात करते हैं तो मानव स्वभाव की। दूसरा फिर एक काल्पनिक स्थिति 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 मानते हैं प्राकृतिक अवस्था की, है ना।
इसके बाद में फिर उस अवस्था में कुछ अधिकार देते हैं जिनको प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। चौथे हम अध्ययन करेंगे फिर उसके कुछ नियम होते हैं उस अवस्था के जिनको प्राकृतिक नियम कहा जाता है। फिर पांचवा है सामाजिक समझौता, है ना। फिर इन सब के बाद एक सामाजिक समझौता हुआ जिसकी वजह से राज्य बना। तो सामाजिक समझौते के बाद कॉमनवेल्थ मतलब राज्य। 6 चरण में अब हम हॉब्स को समझते हैं जल्दी जल्दी, है ना। तो पहला देखते हैं मानव स्वभाव। तो जो हमारे हॉब्स है मानव स्वभाव को कैसा मानते हैं, अहंकारी स्वार्थी माना है। इन्होंने मानव स्वभाव को कैसा माना है, अहंकारी और स्वार्थी। मतलब मानव सिर्फ अपने लिए सोचता है और स्वार्थ देखता है, जिस चीज में उसका स्वार्थ होता है वही काम करता है, जहां मानव का स्वार्थ नहीं होता उससे संबंधित तो कोई कार्य नहीं करता, ठीक है। मनुष्य में सर्वोदय अच्छाई या परमार्थ सम सम बोनम कहा, मतलब ये बोलते हैं कि मनुष्य में सर्वोदय अच्छाई या बुराई या सब नहीं होता, सब मतलब के लिए होता है। ये भी जो भी चीजें व्यक्ति करता है सब अपने मतलब के लिए करता है। अच्छाई बुराई सब मतलब के लिए करता है, स्वार्थी होता है। इनको नाम दिया है इन्होंने, है ना। मैकियावेली की तरह हॉब्स जो है व्यक्ति को लालची, स्वार्थी, अहंकारी, शक्ति की इच्छा रखने वाला ही मानता है। जैसा मैकियावेली व्यक्ति को मानता है कि व्यक्ति स्वार्थी होता है, लालची होता है, अपनी शक्ति बढ़ाने की इच्छा रखता है, वैसे ही हॉब्स भी व्यक्ति को इन सब गुणों से भरपूर मान रहा है ना। हॉब्स कहता है कि शक्ति की इच्छा ऐसी अदम्य इच्छा है जिसका अंत मृत्यु के साथ होता है। मतलब बहुत प्यारी बात हॉब्स ने कही कि जो शक्ति प्राप्त करने की इच्छा है ना, शक्ति की इच्छा मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। शक्ति की जो इच्छा है मानव की शक्ति प्राप्त करने की, वो मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। जैसे मैकियावेली ने मानव की 3 प्रवृत्तियां बताई थी। मैकियावेली ने कौन सी, जैसे कि मानव में प्रेम का गुण होता है, भय होता है और संपत्ति चाहता है। वैसे भी हॉब्स मानव में 3 गुण बताते हैं। वो 3 गुण है कि मानव 3 तरीके से प्रभावित होता है, या 3 भावना या गुण मानव में होते हैं जिससे वो प्रभावित होता है। तो वो एक होता है प्रतिस्पर्धा, हमेशा दूसरों से कंपटीशन की भावना होती है व्यक्ति में। दूसरी भावना जो होती है भय, है ना, या अविश्वास का, मतलब लोग भय से बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत डरा हुआ रहता है, और ये बचपन से ही डरे हुए थे तो उन्होंने देखा कि भय से क्या माहौल है होता है, कितना डराया जा सकता है लोगों को। और तीसरा ये बताते हैं कि जो प्रवृत्ति होती है मानव की, वो होती है वैभव या अहंकार की तुष्टि के लिए, है ना। मानव खुद के अहंकार को पूरा करना चाहता है, तो यही वो गुण है जो मानव में पाए जाते हैं ना। तो ये सब की वजह से जो प्राकृतिक अवस्था है ना उसमें निरंतर संघर्ष चलते रहता है। तो अब इनकी देखते हैं कि भैया क्या है हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था। तो इनकी प्राकृतिक अवस्था जो है ना, हॉब्स एलिमेंट ऑफ लॉ और लेवाथन दोनों में प्राकृतिक अवस्था की बात करता है, पर प्राकृतिक अवस्था के लिए एक दूसरा शब्द यो प्रयोग करता है। उसका नाम है मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति। मतलब डायरेक्ट प्राकृतिक अवस्था नहीं बोलता, उस शब्द को क्या बोलता है, मानव जाति की प्राकृतिक स्थिति। आप एक तरीके से ये मानिए कि हॉब्स अपने दर्शन में कल्पना कर रहा है कि एक प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी राज्य बनने से पहले। हॉब्स खुद के शब्दों में इसको बताते हैं, उसको एज इट इज हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो हॉब्स कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है उसका वर्णन वो करके बताते हैं कि प्राकृतिक अवस्था जो है ऐसी है, जैसे देखो, ऐसी परिस्थिति में उद्योग की कोई जगह नहीं होती। प्राकृतिक अवस्था में किसी तरह का कोई उद्योग नहीं होता, है ना। इसके फल अनिश्चित होते हैं। उद्योग होते नहीं तो उसके जो फल है ना अनिश्चित होते हैं कि वहां कब क्या होने वाला है। जैसे यहाँ इस समय धरती की कोई संस्कृति नहीं होती, समुद्र में कोई यात्रा नहीं करता, धरती पर किसी तरह का ज्ञान नहीं है, कोई कला नहीं है, कोई साहित्य नहीं है, कोई समाज नहीं है। सबसे बुरी बात है कि भयानक मृत्यु का खतरा बना रहता है। मनुष्य का जीवन एकांकी अकेले की तरह होता है, वह गरीब स्थिति में होता है, बुराई का सामना करते रहता है, खुद भी बुरा होता है, छोटा होता है, उसके पास संसाधनों का अभाव होता है, झूठ बोलता है ना। हॉब्स के अनुसार हो सकता हो कि ऐसी स्थिति सारे विश्व में ना हो, लेकिन अमेरिका में जरूर हो, जहां बर्बर लोग बड़े क्रूर तरीके से रहते हैं। तो ये प्राकृतिक स्थिति का जो है वर्णन हॉब्स एक तरीके से करता है कि भैया देखो, प्राकृतिक स्थिति जो होगी वो ऐसी है, मान लो प्राकृतिक अवस्था जहाँ कोई उद्योग नहीं है, किसी तरीके की धरती में कोई संस्कृति नहीं है, कोई समुद्र की यात्रा नहीं करता, कोई कला नहीं है, कोई साहित्य नहीं है। लोग एक तरीके से ना जंगली है, जंगल जैसे जंगल में रह रहे हो, एकाकी आपस में लड़ रहे हैं, और
किसी का भी बुरा कर रहे हैं ना, क्रूरता की स्थिति कहीं हो ना हो दुनिया में, अमेरिका में जरूर रही होगी, ऐसा वो मानकर चलते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के है और उस समय अमेरिका भी गुलाम था एक तरीके से ब्रिटेन का, है ना। आगे कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था एक काल्पनिक स्थिति है, इन्होंने एक कल्पना की है प्राकृतिक अवस्था की। इसमें मानव जीवन के एकांकिकपन, है ना, मानव जीवन का जो अकेलापन है, जो दीनहीनता है, जो दूषिता है, जो पशु के गुण मानव में पाया जाता है, इन सब का वर्णन किया है इन्होंने प्राकृतिक अवस्था में, जो हमने ऊपर पढ़ा। प्राकृतिक अवस्था जो है, ध्यान रखिएगा, इस समझौते से पूर्व की अवस्था है कि जब राज्य नहीं बना था, राज्य बनने के पहले बहुत हाल बेहाल थे। तो जो प्राकृतिक अवस्था है, ये कब की अवस्था है? इस समझौते के पूर्व की अवस्था। अभी हम समझौता देखेंगे कि समझौता भी कैसे हुआ था, है ना। तो ये समझौता पूर्व की अवस्था है और समाज पूर्व की भी अवस्था है। इसी के साथ साथ राज्य पूर्व की भी अवस्था है। हॉब्स द्वारा वर्णित इस अवस्था में ना समाज है ना राज्य है। यह अवस्था जो थी यह सभी के विरुद्ध थी और संघर्ष की अवस्था थी। तो ध्यान रखिए कि जो प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, हॉब्स क्या बताता है कि जो प्राकृतिक अवस्था है वो पूर्व सामाजिक पूर्व सामाजिक व पूर्व राजनीतिक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसके बाद हमारे अगले थिंकर है लॉक, है ना। जॉन लॉक किसकी बात करते हो? सामाजिक अवस्था को केवल पूर्व सामाजिक मानते हैं, पूर्व राजनीतिक नहीं मानते। इस तरह की बातें आपको पढ़ना है, इसलिए ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भैया जो हॉब्स की सामाजिक, जो हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था है या जो हॉब्स का प्राकृतिक समझौता है, वो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक दोनों है ना। ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक है कि दोनों नहीं है, तो आप क्या बताएंगे कि हॉब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है वो, या जो प्राकृतिक जो समझौता भी होगा, वो दोनों क्या है? पूर्ण सामाजिक भी है और पूर्ण राजनीतिक भी है, ठीक है। जो सामाजिक जो प्राकृतिक अवस्था है, इसमें इस तरह की अवस्था थी, मान लो जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक तरीके से मत्स्य न्याय है ना, माइट इज राइट। मतलब प्राकृतिक अवस्था में ना तो कोई नियम कानून था, कुछ भी चीजें नहीं थी, कोई कला साहित्य कुछ नहीं। लोग जंगल में बस पड़े रह रहे थे, तो जिसके पास ताकत होती थी वही सबका छीना झपटी कर लेता था। तो एक तरीके से ताकत की अवस्था है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति आप मानिए प्राकृतिक अवस्था को। जॉन रॉल्स ने भी इस पर कमेंट किया है और क्या लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में जो संघर्ष है ना, वह कैदी की दुविधा जैसा है ना, जिसको बोला जाता है जो प्रिजनर्स होते हैं, जो इनका डिलेमा होता है। तो जॉन रॉल्स बहुत महत्वपूर्ण विचारक है, न्याय से संबंधित। वो कमेंट करते हैं हॉब्स की इस सिद्धांत पे और कहते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था है हमारे हॉब्स की, वो किसके जैसी है? तो प्रिजनर्स डिलेमा के जैसी है वो, है ना। जिसमें क्या होता है, प्रिजनर्स डिलेमा थ्योरी क्या होती है? अगर देखो एक पक्ष ने पहले दूसरे पक्ष पर हमला नहीं किया, तो दूसरा पक्ष पहले पक्ष है उसको मार देगा, खत्म कर देगा, है ना। तो मान लो जी कि ऐसी हिंसा की स्थिति है कि कोई एक रह सकता है जिंदा, या तो वो रहेगा तो ये रहेगा, तो अच्छा है कि पहले आप अगले वाले को मार दो तो आप सुरक्षित रह जाओगे। इसी को क्या बोला जाता है? कैदी दुविधा, है। तो जॉन रॉल्स ने प्राकृतिक अवस्था को कैदी जो डिलेमा है उस अवस्था जैसा बताया, है ना। अब देखो, अगला जो आगे बढ़ते हैं राज्य के संबंध में जब विचार देते हैं, तो अगली जो इनकी कल्पना है सामाजिक समझौता से पहले, वो है प्राकृतिक नियम। बताते हैं कि कुछ प्राकृतिक नियम होते हैं। तो क्या है भैया प्राकृतिक नियम? जैसे हॉब्स प्रकृति के नियम मन में उठने वाली इच्छाओं के लिए बाध्यकारी होते हैं। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक नियम जो उस समय मन में इच्छाएं उठती थी उनके लिए बाध्यकारी थे। इनको शांति धारा कहा है इन्होंने, है ना। 19 तरीके के नियम बताए हैं हॉब्स ने, प्राकृतिक नियम, है ना। प्राकृतिक नियम क्या है कि सभी अपने जीवन की रक्षा और शांति चाहते थे। प्राकृतिक अधिकार का त्याग, आप उतने ही स्वतंत्रता से और संतुष्टि से रहो जितना दूसरों को दी है। तीसरा इसका था व्यक्ति समझौते या प्रतिज्ञा पत्र का पालन करेंगे, शांति की धाराओं का सार है, दूसरों के साथ तुम वैसा व्यवहार करोगे जैसा उनसे चाहते थे। तो जब प्राकृतिक अवस्था इतनी खराब थी, तो ऐसा मान लीजिए कुछ प्राकृतिक नियम बनाए गए, है ना, जो सभी के लिए बाध्यकारी किए गए। इन नियमों को शांति की धाराएं कहा गया, है ना। इसमें 19 तरीके के नियम बनाए हैं ना, जिसमें 3 नियम मुख्य थे। क्या थे? कि भैया सभी अपने जीवन की रक्षा करना चाहते और शांति चाहते। दूसरा नियम था कि प्राकृतिक अधिकार का त्याग, आप उतना ही स्वतंत्रता, त्याग क्या है? प्राकृतिक अधिकार का त्याग
आप उतनी ही स्वतंत्रता से संतुष्ट रहो जितनी आप दूसरों को दिए, मतलब कि प्राकृतिक अधिकार का त्याग करो और इन नियमों का पालन करते हुए आप उतनी स्वतंत्रता से रहो जितना दूसरा रह रहे। तीसरा क्या था प्राकृतिक नियम जो मुख्य था, वो ये था कि व्यक्ति समझौते या प्रतिज्ञा पत्र का पालन करेंगे। यही इसका सार है ना, तुम वैसे ही व्यवहार करोगे जो दूसरों से जैसे दूसरा तुम्हारे साथ चल रहा है। तो ये है प्राकृतिक नियम। ये शांति की खोज के लिए बनाए थे, है ना। और ये इसमें त्याग करने होते हैं, शांति की खोज के लिए बनाए थे, इसमें अपने अधिकारों का त्याग करना पड़ता है प्राकृतिक नियम में, ठीक है। अब देखते हैं हॉब्स का सामाजिक समझौता। ये महत्वपूर्ण है। क्या है भैया हॉब्स का सामाजिक समझौता? तो जो प्राकृतिक अवस्था थी वो घोर निश्चितता की अवस्था थी, जैसा हमने अभी आगे देखा कि उसमें कुछ भी स्थिर नहीं था, है ना। प्रत्येक मनुष्य ना हमेशा मृत्यु के भय से त्रस्त था और आत्म उसकी सुरक्षा के लिए आपस में लड़ते रहता था और समझौता करते रहता था। तो प्राकृतिक अवस्था से बचने के लिए ना आपस में मानव ने जो समझौता किया उसी को सामाजिक समझौता कहते हैं। सामाजिक समझौता कैसा हुआ वो देखिए। तो सामाजिक समझौता के लिए एक शर्त थी। शर्त क्या थी? हॉब्स कहते हैं, ये कथन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉब्स क्या कहते हैं सामाजिक समझौता कैसे हुआ था, कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या समूह को सौंपता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां इस समूह को सौंप दो। मतलब एक बात रखी गई कि अपने अधिकार और जो भी शक्तियां थी सभी ने एक व्यक्ति या समूह को सौंप दी और दूसरों को भी ऐसे करने की शर्त रखी गई, है ना। तो ये कथन भी पूछा जाता है कि किसने कहा है कि मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति के समूह को सौंपता हूँ, पर शर्त यह है कि तुम भी अपने अधिकार और शक्तियां इस समूह को सौंप देंगे। तो यह हॉब्स ने कहा है अपने सामाजिक समझौते में। इस प्रकार व्यक्ति ने आपस में समझौता करा और अपने जो भी अधिकार थे सारे वो किसको सौंप दिए? राज्य को, मतलब तीसरे पक्ष को सौंप दिए, है ना। तो इस तरीके से जो सर्वोच्च सत्ता थी जिसको हमने कॉमनवेल्थ या राज्य कहा, वो अस्तित्व में आता है ना। राज्य अस्तित्व में आता है इस तरीके से। और कॉमनवेल्थ का या राज्य का संचालन कैसे होगा? तो लेवियाथन इन्होंने जो ग्रंथ दिया है इसके अनुसार होगा ना, लेवियाथन के अनुसार संचालन होगा राज्य का। संचालन कैसे होगा राज्य का? तो लेवियाथन के अनुसार होगा। राज्य का संचालन लेवियाथन के अनुसार होगा। तो सामाजिक समझौता हुआ जिसमें सारे अधिकार व्यक्ति ने अपने अधिकार सौंप दिए है राज्य को, पर एक अधिकार नहीं सौंपा है, वो अधिकार है आत्मरक्षा का। मतलब ये मानिए भले हमने राज्य बना दिया, सब बना दिया, पर अगर व्यक्ति को खतरा हुआ तो उसको स्वतंत्रता है अपनी आत्मरक्षा की। मतलब कि वो चाहे तो अपने आत्मरक्षा के लिए या आत्मरक्षा के अधिकार के लिए सामाजिक समझौते को तोड़ तोड़ सकता है ना। हॉब्स के इस सामाजिक समझौते में राज्य या जो कॉमनवेल्थ है समझौते का परिणाम है, वह समझौते का भाग नहीं है, क्योंकि समझौता मानवों के मध्य होता है ना, मानवों और राज्यों के मध्य नहीं। क्योंकि राज्य समझौते का भाग नहीं है ना। उसके केवल अधिकार है, कर्तव्य नहीं। उसका कर्तव्य है नागरिकों की रक्षा करना या शांति व्यवस्था का फर्क राज्य। मतलब ये है कहने का कि अब जब लोगों में आपस में समझौता हुआ, इस तरीके से राज्य बना। तो देखो राज्य समझौते का भाग नहीं है। राज्य समझौते का भाग नहीं है। क्या है? परिणाम है। राज्य ऐसा नहीं हुआ भैया कि व्यक्ति गए राज्य के पास और राज्य बना। जब लोगों ने आपस में समझौता किया तो उसके परिणाम स्वरूप राज्य बना है। तो राज्य समझौते में शामिल नहीं है। तो जब राज्य समझौते में शामिल है तो राज्य के मानिए अलग से किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं, राज्य के केवल कर्तव्य है। कर्तव्य ड्यूटीज क्या है? कि लोगों की रक्षा करना, जिसने राज्य को बनाया है। इसी कारण तो लोगों ने अपने अधिकार और शक्तियां उस समूह या संगठन को सौंप दिया है कि भैया वो हमारी रक्षा करेगा और बदले में हम राज्य बनाते हैं ना, तो राज्य के किसी तरह के कोई अधिकार नहीं होंगे। आगे हॉब्स कहते हैं कि एक व्यक्ति इस प्रकार अनुबंध कर सकता है कि जब मैं यही नहीं करता तो मुझे मारा जा सकता है। इस प्रकार समझौता करेगा, है ना। और मुझे मारने के लिए आया तो मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया हमने समझौता किया, अब हमारे बीच जब समझौता हो गया, है ना, तो इसका जो सब निर्णय है, मेरी रक्षा वक्षा का जो काम है वो राज्य का काम है रक्षा करना। अब मैंने सब कुछ राज्य पर सौंप दिया है ना। सामने वाले ने भी, फिर इसमें कुछ गड़बड़ या अराजकता होती है, कोई मुझे मारने आता है या कुछ करेगा, तो
समझौता नहीं किया तो उसके पहले मैं खुद निपटूंगा प्राकृतिक तरीके से। पर अगर समझौता हो गया तो उसके बाद इन सारी चीजों का या जो भी विवाद होंगे इनका हल कौन करेगा? राज्य करेगा। ठीक है। समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। याद रखिए, हॉब्स ने क्या समझौता किया? पूर्व राजनीतिक या पूर्व सामाजिक दोनों है हॉब्स का समझौता। यही प्रश्न पूछा जाता है कि हॉब्स का समझौता पूर्व राजनीतिक है कि सामाजिक है, तो भैया दोनों है। क्योंकि समझौते के पहले जो राजनीतिक स्थिति बहुत खराब थी और समाज जैसा भी कुछ नहीं था, उसके पहले समझौता हुआ, फिर ये दोनों चीजें बाद में बने, है ना। राजनीति भी बाद में आई और समाज और आदि चीज भी सब बाद में बने। इसलिए समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। ठीक है। इससे राजनीतिक समाज व राजनीतिक सत्ता दोनों का निर्माण होता है। मतलब नागरिक समाज और राजनीतिक सत्ता दोनों का निर्माण होता है इस समझौते से। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था समाज पूर्ण और राज्य पूर्ण दोनों थी, है ना। क्योंकि देखो यार, समझौता नहीं हुआ था तो उसके पहले ना तो राज्य था, ना नागरिक समाज था, और ना किसी तरीके की राजनीतिक सत्ता थी। तो ये दोनों किसका परिणाम? ये सामाजिक समझौता जो है हॉब्स का, सामाजिक और राजनीतिक दोनों, मतलब इस समझौते से दोनों का निर्माण हुआ। तो जो हॉब्स का समझौता है वो राजनीतिक भी है, सामाजिक भी है, दोनों है। ठीक है। हॉब्स एक ही समझौता करता है ना, केवल एक समझौते से राज्य का, समाज का व सरकार तीनों का निर्माण होता है। केवल एक समझौता, ये ध्यान रखिएगा। एक समझौता होता है, एक समझौता, तीन का निर्माण। एक ही समझौते से तीन का निर्माण होता है। तीन क्या है भैया? राज्य का, समाज का और सरकार का। एक ही समझौते से तीनों का निर्माण होता है। ठीक है। हॉब्स का समझौता दार्शनिक सत्य है, यह सैद्धांतिक व तार्किक तो है, परंतु ऐतिहासिक व वास्तविक नहीं है। देखो, हॉब्स का जो समझौता है ना, केवल दार्शनिक सत्य है भैया। सैद्धांतिक व तार्किक दोनों है, पर ऐतिहासिक और वास्तविक नहीं। मतलब समझौता केवल एक काल्पनिक स्तर पर हुआ है, तो एक तरीके से दार्शनिक सत्य है। कोई वास्तविक रूप में उस तरीके का समझौता नहीं हुआ था, ये कल्पना करते थे। तो उसी तरीके का सत्य है, तो इसको कहते हैं कि समझौता जो है हॉब्स का दार्शनिक सत्य है। ये ऐतिहासिक रूप से या ऐसा वास्तविक रूप में कभी हुआ नहीं। ठीक है। तो ये कैसा है? हॉब्स का समझौता केवल दार्शनिक सत्य है ना। हॉब्स का समझौता केवल दार्शनिक सत्य है। इसके बाद अब देखो भाई, कॉमनवेल्थ राज्य की लेकर क्या कहते हैं हमारे हॉब्स। अब जब समझौता हुआ तो क्या बन गया? राज्य बन गया। सामाजिक समझौते से जो राज सत्ता पैदा हुई वह निरंकुश सत्ता होगी। मतलब इन्होंने राज्य को बहुत सारे पावर दिए अपने कॉमनवेल्थ में। अब क्या, नागरिकों में अगर असंतुष्टि भी पैदा हो जाए तो उसके समझौता भंग करने का अधिकार नहीं है, है ना। समझौता हो गया, कॉमनवेल्थ यानी कि राज्य बन गया, फिर अगर नागरिकों में कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है तो उसको समझौता भंग करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि अगर भैया समझौता भंग हो गया तो राज्य वापस उसी प्राकृतिक अवस्था में चला जाएगा। तो लोगों को समझौता भंग करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। कॉमनवेल्थ व लेवियाथन के विरुद्ध विद्रोह का एकमात्र आधार, अगर कोई व्यक्ति केवल एक आधार पर विद्रोह कर सकता है ना, राज्य के विरुद्ध जा सकता है या सामाजिक समझौता तोड़ सकता है, तो वो है आत्मरक्षा। मतलब जीवन की रक्षा को यहाँ बहुत महत्व दिया है हॉब्स ने लेवियाथन में, तो उसके लिए तोड़ सकता है सामाजिक समझौता का, है ना। इन्होंने आत्मरक्षा के अधिकार को परम अधिकार माना है। कहा है कि जब मेरे ऊपर बल प्रयोग हो तो मैं अपनी रक्षा के लिए बल प्रयोग ना करूं, ऐसा करना बहुत बुरा है। तो मैं भी अपनी रक्षा के लिए बल प्रयोग कर सकता हूँ, आत्मरक्षा के लिए समझौता तोड़ सकता हूँ। ठीक है। अपनी आत्मरक्षा के लिए तो व्यक्तियों ने राज्य को बनाया था भाई। अगर वही नहीं हो पा रही तो कौन सी काम का, इसलिए तोड़ सकता है व्यक्ति अगर आत्म की रक्षा ना हो तो। ठीक है। तो हॉब्स की मान्यता है व्यक्तिवादी है, उदारवादी है। मतलब एक तरीके से व्यक्ति स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं पूरे दर्शन में हॉब्स। पर उसका जो राजा है एक तरीके से निरंकुश है और सत्तावादी था। तो दोनों रूप हॉब्स में दिखाई देते हैं। एक तरफ तो व्यक्ति को स्वतंत्रता देते हैं, पर राज्य को भी बहुत सारी स्वतंत्रता देते हैं। तो तरीके से निरंकुशता भी इनमें मिलती है हॉब्स के दर्शन में देखते को। इन्होंने व्यक्ति को अनुवादी माना, क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। राज्य को सहमति और समझौते पर आधारित माना है। एक तरीके से उदारवादी विचारक है, व्यक्ति स्वतंत्रता और सबकी बात करते हैं और ये बताते हैं कि व्यक्ति ने ही राज्य को बनाया है। तो एक तरीके से इनमें उदारवाद और व्यक्तिवाद के बीच दिखाई देते हैं। ठीक है।
एक तरफ तो ये निरंकुश सत्तावादी है ना, तो ये पूर्ण प्रभुत्ववाद का समर्थन करते हैं। तो इनके जो राज्य है उसमें राजा एकदम निरंकुश है भैया। बहुत ज्यादा संपन्न संप्रभुता और शक्ति इन्होंने राजा को दी है, ठीक है। ये हॉब्स का राज्य है, ठीक है। ये कहते हैं कि लेवियाथन के विरुद्ध विद्रोह नहीं हो सकता, समझौता भंग नहीं हो सकता, राज्य समझौते का भाग नहीं है, परिणाम है ना। इस पर व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं है। राज्य, ये कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति उस तरीके से अगर आत्मरक्षा का प्रश्न ना हो तो बिल्कुल भंग नहीं कर सकता। राज्य बहुत स्वतंत्र है ना, और बहुत शक्तिशाली है, संप्रभु है अपने निर्णय लेने के लिए, ठीक है। आगे हॉब्स कहते हैं कि मनुष्यों को निरंकुशता व अराजकता में से दोनों में से एक को चुनना होगा। मतलब इसलिए जब भैया हमने समझौता करके राज्य बनाया ताकि हम अराजकता से बची रह सके। अराजकता मतलब क्या होता है? ऐसी स्थिति जहां कोई नियम कानून नहीं है, सब वही मत्स्य न्याय हो रहा है, एक दूसरे को लूट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इस तरीके की जहां चीजें होती हैं उसको मत्स्य न्याय कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि व्यक्ति को या तो निरंकुशता चुन ले, वो राजा का शासन चुन ले तो वो अच्छा है, या अराजकता चुन ले, है ना। दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। तो एक राजनीतिक वैज्ञानिक है जिनका नाम है विचारक वोलिन स्कॉलर, इन्होंने कहा है कि हॉब्स का जो लेवियाथन है, मृत्यु ईश्वर मानवीय शक्तियों में महानतम है। मतलब कि मृत्यु ईश्वर इन्होंने माना है और कहा कि मानवीय शक्तियों में महानतम है, मतलब कि हॉब्स ने राज्य को बहुत सारी शक्ति दी, इसलिए इन्होंने ये कमेंट किया है। आगे कहते हैं कि जो लेवियाथन का शरीर है अपनी प्रजा के मनुष्य के शरीर से बना है, व्यक्ति के समाप्त नहीं हो जाते बल्कि अपनी पहचान बनाए रखते। तो ये कहते हैं भैया जैसे व्यक्ति अमर हो जाता है ना अपने कामों से, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है, वैसे ही लेवियाथन भी खत्म नहीं होगा और अमर बने रहेगा, इसलिए राज्य बहुत लंबे समय तक शासन करता रहेगा। तो आखिरी में एक संकल्पना देखते हैं कि हॉब्स ने संप्रभुता पे क्या कहा। तो इसे कहा जाता है हॉब्स की संप्रभुता। तो हॉब्स ने संप्रभुता को निरपेक्ष, सर्वोपरि, अद्वैय, अभिवाज्य माना। मतलब उन्होंने कहा कि जब हमने राज्य बना दिया तो राज्य को जो भी अधिकार है, संप्रभुता मतलब निर्णय लेने के अधिकार, तो वो एकदम एक एक्सट्रीम है। राज्य पे किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है, राज्य अपने हिसाब से सारी चीजें करेगा, है ना। कहते हैं कि हॉब्स वह पहला दार्शनिक था जिसने बोंदा के प्रतिबंधों से स्वतंत्रता को मुक्त कर दिया। जो बोंदा पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नैतिक संप्रभुता की बात की थी, है ना, नैतिक संप्रभुता की। तो पर यहाँ पर हमारे जो हॉब्स आए इन्होंने संप्रभुता को जो है किसी दायरे में नहीं बांधा, एक तरफ से स्वतंत्र रूप से एक्सट्रीम विधायी स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, मतलब खुली स्वतंत्रता की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं। तो कहते हैं हॉब्स ने संप्रभुता को गोंदा के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है, ठीक है। इस पर जो हमारे लास्की जी है, उन्होंने लास्की ने हॉब्स को अद्वैतवाद का सम्राट कहा है। अद्वैतवाद का मतलब होता है किसी भी चीज को दो ना मानना, अद्वैतवाद। तो इन्होंने चूंकि संप्रभुता और जो सम्राट है दोनों को एक ही माना है, इसीलिए लास्की ने क्या कहा है, इनको अद्वैतवाद का सम्राट कहा है, ठीक है। हॉब्स संप्रभुता के दो प्रकार बताता है। पहला प्रकार बताता है स्थापित संप्रभुता, और दूसरा प्रकार बताता है अर्जित संप्रभुता। भैया जो स्थापित संप्रभुता क्या होती है कि लोगों ने अपनी इच्छा से मिलकर अपने अधिकार किसी को सौंप दिए हो तो उसको स्थापित संप्रभुता कहते हैं। जैसे लोगों ने कॉमनवेल्थ को अधिकार सौंप दिए है ना, तो ये स्थापित संप्रभुता होगी। दूसरा अर्जित संप्रभुता क्या होती है, जब लोग बंधन या भय से संप्रभु को अधिकार देते हैं ना, तो उसको अर्जित करते हैं, मतलब किसी के डर से किसी को अपना लेते हैं, तो इसको अर्जित संप्रभुता कहते हैं। तो इस तरीके से दो तरीके की संप्रभुता होती है। हॉब्स जो है ये वैज्ञानिक संप्रभुता के समर्थक है, जिसका मतलब है कि कानून के आदेश, मतलब कानून किसके, जो राजा है, राजा के आदेश ही, ठीक है। शेबाइन ने हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम कहा है। ये भी पूछा जाता है कि भैया किसने हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक नियम कहा, तो इस सेबाइन ने कहा है। अब अंत में देखते हैं हॉब्स के स्त्रियों पर विचार, है ना। तो हॉब्स ने स्त्रियों पर लेकर क्या विचार दिए, तो हॉब्स जो है ना, ये मानवीय समानता के पक्षधर थे। एक तरीके से स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते हैं। ये बताते हैं भैया कि जो प्रकृति के अधिकार है ना, उसमें असमानता का ये तर्क नहीं मानते। स्त्रियां भी उतनी ही क्षमतावान होती है जितना पुरुष होते हैं, और स्त्री को अलग से संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मानते हैं कि भैया जितने क्षमतावान पुरुष है उतनी ही क्षमतावान महिलाएं भी है, जिनको अलग से कोई अधिकार देने की जरूरत नहीं है ना। और प्राकृतिक अवस्था में माँ का प्रभुत्व होता है,
तो स्त्री पुरुष दोनों समान हैं, इनमें किसी तरह के भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हमने परिवार भी जो बनाया है कृत्रिम संस्था है, लोगों ने ही परिवार बनाया है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, है। तो उसमें महिला की भी सहमति होती है, परिवार में वो भी शामिल हो रही है, तो महिलाओं की स्थिति ये पुरुषों के ही बराबर बताते हैं और महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं करते। अब अंत में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण कथन जो हमारे स्कॉलर ने हमारे हॉब्स के बारे में कहा है, वो है, हॉब्स पहले खुद ही कहते हैं अपने बारे में कि विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। क्या मतलब हुआ कि जहां विधि कुछ नहीं कहती तभी आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। अगर मतलब नियम कानून तो हर जगह, अगर नियम कानून होंगे तो आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, पर जहां नियम कानून कुछ नहीं कहते वहां आप स्वतंत्र हो। तो विधि का मौन रहना क्या है? स्वतंत्रता है। हॉब्स प्राकृतिक विधि व प्राकृतिक अधिकार में वही अंतर बताते हैं जो स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व में है। हॉब्स क्या कहते हैं भैया? प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक विधि में वही अंतर है जो स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व। स्वतंत्रता मतलब आपको सारे कार्य करने की बिल्कुल स्वतंत्रता होती है। उत्तरदायित्व मतलब इसमें क्या होता है, आपके साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है ना। तो उसी तरीके के अंतर प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक विधि में है। ठीक है। हॉब्स आगे कहते हैं कि प्राकृतिक स्वतंत्रता नैसर्गिक व नागरिक स्वतंत्रता कृत्रिम है। कि जो प्राकृतिक अवस्था में जो स्वतंत्रता थी वो प्राकृतिक रूप से थी, और जो नागरिक स्वतंत्रता होगी राज्य में कृत्रिम है, मतलब समझौते के द्वारा बनाई, या जो राज्य बनाएगा वही स्वतंत्रता होगी इसमें। ठीक है। हॉब्स आगे कहते हैं न्याय व अन्याय समान पर लागू होते हैं, ना कि अकेले व्यक्ति पर। ये कहते हैं हॉब्स की जो न्याय और अन्याय होते हैं समाज में, वो सब पर एक समान लागू होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति विशेष पर अलग से लागू नहीं होने चाहिए। वहान स्कॉलर आगे कहते हैं हमारे, हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद है। मतलब वो प्राकृतिक अवस्था में एक तरफ बात करता है कि किस तरीके से निरंकुश अवस्था है, किसी पर कोई नियंत्रण ही नहीं है, प्राकृतिक अवस्था में पूरी अराजकता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो राज्य देते हैं, कॉमनवेल्थ देते हैं, तो उसमें राजा निरंकुश है। तो क्या मतलब वो कि एक तरफ अराजकता है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद है ना। वाहन ने कहा है। वेपर हुए अगले राजनीतिक विचारक, इन्होंने क्या कहा है कि राजनीतिक विचारों के इतिहास में हॉब्स की जो कृति है, इसमें संप्रभुता की पहली व्यवस्था है। मतलब हॉब्स ऐसे व्यक्ति हुए जो संप्रभुता की बात करते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है। एक जॉस करके हमारे स्कॉलर है, वीटी जॉस, ये कहते हैं कि हॉब्स ने एक निरंकुश व दानवीय शक्ति के संगठन द्वारा वास्तव में राज्य को ही खत्म कर दिया। मतलब इन्होंने राज्य को इतने अधिकार दे दिए कि कहीं ना कहीं हमें राज्य ही कमजोर नजर आने लगा है। इसके बाद में सिबली हमारे एक पॉलिटिकल थिंकर हुए, उन्होंने कहा है हॉब्स को आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का श्रेष्ठतम आधुनिक माना जा सकता है। कि जो आधुनिक समय में राष्ट्रीय राज्य का श्रेष्ठतम दार्शनिक हम हॉब्स को मान सकते हैं कि उन्होंने राज्य के बारे में सब बातें कही। ये सिबली ने कहा है कि हॉब्स को आधुनिक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का श्रेष्ठतम दार्शनिक माना जा सकता है। तो भैया ये हॉब्स के विचार थे। बहुत सारे विषय पे थोड़ा सा विज्ञान का प्रयोग किया है हॉब्स ने अपने विचारों में। तो बस हमने पढ़ा है अब आज हॉब्स। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।